हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो हम लोग आज जो है पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर। इसके पहले हम आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के लिए जो है क्रैश कोर्स का व्यवस्था किया गया है। यानी क्रैश कोर्स में आपको वही सारा क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट है ना। आपके लिए एकदम समझिए कि एग्ज़ाम में आने वाला है। अगर उसमें से आपको अगर 10 क्वेश्चन उसमें बताया गया है तो उसमें से आपको जो है कम से कम 3 या 2 या 3 के लमसम में आपका जो है कंफर्म मान लीजिए कि आ ही जाएगा। ये देखिए आप लोग के लिए जो है इसमें ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाएगा। जो भी सब्जेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं उन सारे क्वेश्चन का तैयारी करवाया जाएगा। ये 10th के लिए है ना। और इसमें जो है आपको जितना भी पेपर पढ़ाया जाएगा सारा का नोट्स दिया जाएगा, PDF मिलेगा। और इसमें मान लीजिए कि जो भी है वो इतना जानिए कि मात्र 199 रुपया में अगर आप खरीदिएगा तो इसमें जो है आपको हजारों लाखों का प्रॉफिट होगा। ऐसा मत सोचिएगा कि हम यूट्यूब पे तो फ्री में मिलता है बट यहाँ पैसे देने पड़ रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा। ये समझिए कि 199 रुपया 199 पैसा के बराबर है ना। और जो है ये हम लोग जो है 12th और 10th दोनों के लिए लाए हैं। 10th के लिए ठीक है। अगला देखिए हम लोग जो है इसमें 12th के लिए भी है। लेकिन चलिए तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। आज हम लोग जो है ज्योग्राफी का क्लास करेंगे। तो देखिए ज्योग्राफी का क्या क्या होगा है ना। आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं कोशिश कीजिएगा कि एक पेन और कॉपी लेकर ही बैठे और जो भी पढ़ाया जाए उसको आप लोग जो है कॉपी में नोट्स करते चलिए। तो यहाँ विश्व जनसंख्या और उसका क्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है। यहाँ से जो है आपको कम से कम 2 प्रश्न आएंगे, कम से कम है ना। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप अच्छे से याद कर लिए, पढ़ लिए तो यहाँ जो है आपका कम से कम जो है 2 क्वेश्चंस कंफर्म रूप से आएगा, याद रहेगा तो ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या है इसमें जो है। जो भी करवाया जाए एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, BVI रहेगा है ना। जो भी रहेगा पूरा BVI रहेगा। और इसे आप लोग से यही एक निवेदन है कि इस चैप्टर को नज़रअंदाज मत कीजिएगा कि चलो छोड़ो रहने दो, ऐसा नहीं है। बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे आप मन धन एकदम नए मेहनत नई लगन के साथ इसको पढ़ना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 है जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं है ना। हम लोग जो है पढ़ रहे थे, यहाँ लाइन कटने के कारण कोई प्रॉब्लम हो रही थी ठीक है। तो हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें है ना। आखिर जनसंख्या घनत्व कहेंगे हम किसे है ना। इसका मतलब जनसंख्या क्या होता है, घनत्व क्या होता है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। उसी का जो है यह परिभाषित यानी परिभाषा मांग रहा है, बोल रहा है इसे परिभाषित करें। जनसंख्या घनत्व क्या कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी कि हर प्रति वर्ग किलो कहने का मतलब हुआ 1 वर्ग किलोमीटर में जितना 1 वर्ग किलो क्षेत्रफल में मतलब कि जितना भी जनसंख्या निवास करती है, जितना भी जनसंख्या वहाँ रह रही है उन्हें हम जनसंख्या घनत्व कहेंगे ठीक है। इसे अंक गणितीय घनत्व या मानव भूमि अनुपात भी कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा है आपसे तो सीधा सीधा पूछ लिया है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहें, लेकिन हो सकता है यही क्वेश्चन को जो है उल्टा करके थोड़ा सा घुमा के पूछे कि बताइए मानव भूमि अनुपात किसे कहा जाता है। तो आप सेम इसका परिभाषा दीजिएगा कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जो जनसंख्या निवास करती है उसे हम जनसंख्या घनत्व या मानव भूमि अनुपात कहते हैं ठीक है। देखिए यहाँ जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों का संख्या का औसत है। मतलब कि जितने भी 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जितने भी लोग रहते हैं उनका क्या है, औसत है।
ठीक है। इसका एक सूत्र भी होता है बाबू, फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? जनसंख्या घनत्व का बराबर होता है जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। ऐसे जो दिया हुआ है इसका मतलब होता है बटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जनसंख्या बटा, है ना, जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। ठीक है। आपसे कोई बोलेगा निकालिए जनसंख्या घनत्व निकालिए, है ना, आपको कोई जनसंख्या दे देगा और उसका क्षेत्रफल दे देगा और बोलेगा आपकी जनसंख्या घनत्व निकाल कर बताइए, तो आप फटाक से यह फार्मूला को यूज कर लीजिएगा कि जितना जनसंख्या वो ऊपर रखिएगा और जितना क्षेत्रफल है उससे आप उसमें भाग दे दीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे और जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है आप उसको मिनटों देरी मत कीजिए और फटाक से अपने कॉपी में उतार लीजिए, ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े। और अगर आप नहीं उतारते हैं तो कम से कम यह वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। या तो आप कॉपी लेकर बैठिए और उसको उतारते जाइए और उसको मतलब हर सुबह शाम रिविजन कीजिए, या फिर आप वीडियो कम से कम 2-3 बार देख लिया कीजिए। पहला लिंगानुपात कैसे मापा जाता है? जो लिंग अनुपात रहता है कि कितने पुरुष हैं कितने महिलाएं हैं, इन सभी चीज़ों का गणना कैसे किया जाता है वो हमसे क्वेश्चन मांग रहा है। ठीक है। तो यहाँ क्या, प्रति 1000 पुरुषों पर 1000, प्रति का मतलब होता है 1। ठीक है। प्रति 1000 पुरुषों पर प्रति 1000 का मतलब 1000 पुरुष पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसे हम लिंगा अनुपात कहते हैं। जैसे आप लोग जनगणना के नाम सुने होंगे। जनगणना जब होता है तो उसमें से सारी चीज़ों का निचोड़ निकाला जाता है कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, कितने यहाँ के मतलब कि रोजगार में हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने नहीं पढ़े लिखे, सब कुछ का उसमें जो है वर्णन गणना निकाला जाता है। तो जब लिंगानुपात निकाला जाता है तो सेम उसका जनसंख्या निकालने पर जो पुरुष और महिलाएं होती है, तो जितना पुरुष रहता है उसको डिवाइड किया जाता है। जैसे 1000 पुरुष और 1000 पुरुष पर जितने महिलाएं, जैसे मान लिया जाए 996 है। ठीक है। तो एक ऐसे अगर लिखा रहेगा कहीं पर भी कि जनसंख्या लिंगानुपात, तो इसका मतलब यही समझ जाइएगा कि वो उस क्षेत्रफल का 1000 क्या है, मेल है और उस पर 1000 मेल पर कितना है, 996 फीमेल है। इसी को हम लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है। लिंगानुपात बराबर क्या होता है, स्त्रियों का संख्या बटा पुरुषों का संख्या गुणे 100। ठीक है। तो ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, 1 से 2 लाइन में इसका आंसर था। आप लोग तुरंत इसको याद कर लिए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ठीक, प्रवास के प्रतिवर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर कीजिए। क्वेश्चन यहाँ आपसे क्या मांग रहा है, प्रवास के प्रतिकर्ष, क्या प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में जो है हम लोग से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या है, ध्यान से देखिएगा। प्रतिकर्ष कारक यह जो है प्रवास के वह कारक है जो लोगों के प्रतिकर क्या लिखा हुआ है, मिस्टेक है, लोगों को जो है करने मजबूर कर देते हैं, लोगों को जो है प्रवास करने पर मजबूर कर देते हैं। प्रवास का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जैसे आपका घर अगर यहाँ है, ठीक, आपका घर यहाँ है और आप एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप चाहते होंगे कि हम कहीं दूर जाएं, वहाँ अच्छा खासा पैसा कमाएं, तो वैसे लोगों को प्रवास बोला जाता है। ठीक है। तो प्रवास करने के लिए मजबूर कर देते हैं, जैसे बेरोजगारी, सही बात है, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक अशांति, भूखमरी, आपदा, आर्थिक पिछड़ापन, महामारी पर प्रतिकूल जलवायु। लोग प्रवास इन्हीं कारणों से करते हैं। पहला भूखमरी, है ना, भूखमरी, बेरोजगार। अब लोग बेरोजगार हैं हमारा राज्य में, आप लोग जानते ही होंगे बिहार के बारे में, है ना, कि बिहार का क्या स्थिति है। अब बिहार के लोग हैं, बताइए, इसमें बिहार में तो हमको लगता है कि अगर 100% में माना जाए, 100% में, तो यहाँ 75% जो है ना, क्या है, 75% बेरोजगार ही है ना। बाकी कुछ लोग जो कृषि पर है, कुछ लोग खेती बाड़ी करते हैं, कुछ ही सरकारी नौकरी में है। तो प्रवास करने के लिए यही सब मेन कारक है। पहला बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं। निम्न दशाएं मतलब कहने का मतलब वह नीचे
नीचे दशाएं से रह रहे हैं, जैसे उसके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, कपड़े नहीं है, मकान नहीं है, तो रहने सहने की निम्न दशाएं। राजनीतिक अशांति भी हो जाती है कहीं कहीं पर। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कारणवश राजनीतिक अशांति, भूखमरी, आपके पास अब खाने के लिए भोजन नहीं है तो आप तो बिल्कुल जाइएगा ना कि मतलब कहीं काम करने, ताकि हमारा पेट मतलब भूखा ना रहे, हम भोजन करें, है ना। तो भूखमरी, आपदा, आपदा ये जो प्राकृतिक होता है, आपदा जैसे एकाएक भूकंप आ गया या बाढ़ आ गया, तो बाढ़ आ गया तो उसमें क्या कीजिएगा आप, बाढ़ आते भर में भी आप अपने जगह पे रह पाइएगा नहीं, कहीं ना कहीं प्रवास कीजिएगा। पिछड़ापन, महामारी, प्रतिकूल जलवायु। प्रतिकूल जलवायु का मतलब जैसा जलवायु होना चाहिए उसका अपोजिट, यही सब मेन कारक है किसका, प्रवास करने का, है ना। तो इसको प्रतिकर्ष कारक कहते हैं, सॉरी प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। अब देखो प्रतिकर्ष कारक मुख्यतः प्रकृति की तरफ से आता है। प्रतिकर्ष कारक जो भी होते हैं वह कहाँ से आते हैं, प्रकृति की तरफ से, यानी मान लीजिए कि यह प्राकृतिक रूप में होता है, ठीक है। अब है अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक, यहाँ देखो र होगा। अपकर्ष कारक यह वे कारक हैं जो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करती है, मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करती है, मतलब अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, ठीक है। अर्थात अपकर्ष कारक, अपकर्ष कारक क्या करती है, आकर्षित करती है, ठीक है। जैसे शांति और परमाणित जीवन। शांति, और हम लोग भी, कोई भी लोग क्या चाहेगा कि हम अपने जीवन में शांति ढंग से रहे, है ना। परनागिन जीवन, संपत्ति की सुरक्षा, ये बात ध्यान से समझिएगा। संपत्ति की सुरक्षा करने का मतलब हुआ, आप लोग भी चाहते होंगे कि मेरे पास बंगला हो, मेरे पास बहुत सारे जमीन हो, मेरे पास खाने पीने की सुविधा हो, हम ऐशो आराम की जिंदगी जिए, है ना। अनुकूल जलवायु मतलब जैसा जलवायु चाहिए वैसा जलवायु हो, रहन सहन हमारा अच्छी तरह से हो, हमें रोजगार प्राप्त हो, हमारा स्वास्थ्य बढ़िया हो, है ना, उच्च शिक्षा, ये सब कौन से कारक है, अपकर्ष कारक। इतना आप सोच लीजिए, इसमें जो है लोग मजबूर रहते हैं, है ना, मजबूर हो जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने को, क्योंकि इसका कारक तो आप लोगों को दिख ही रहा है कि क्या, बेरोजगारी रहेगा, खाने पीने को आपके पास भोजन नहीं रहेंगे, तो क्या आप भी चाहिएगा कि हम अपना पेट किसी तरह से पालें। और इसमें है कि पूरा एकदम फ्री है, एकदम जो चाहिए सो यहाँ उपलब्ध है, आपके अनुकूल जलवायु, आपके जैसा आप चाहते हैं वैसा रहन सहन, है ना, आपके लिए शिक्षा की व्यवस्था बेहतर, फिर रोजगार, आपको सरकारी नौकरी, बोले जो चाहिए वो यहाँ उपलब्ध होता है, ठीक है। किसमें, अपकर्ष कारक में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपकर्ष कारक के अंतर्गत ही कोशिश कीजिएगा कि आए, आप लोग को भी ये सब बातों का असर नहीं पड़ना चाहिए। कब नहीं पड़ेगा, जब आप बेहतर से बेहतर, अच्छा से अच्छा स्टडी कीजिएगा और बढ़िया से बढ़िया नंबर लाइएगा, फिर अगर एक सीढ़ी पे आप अच्छे तरीके से चढ़िएगा तभी आप अगले सीढ़ी पर भी अच्छे तरीके से चढ़ पाइएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर थोड़ा सा नजर डालिएगा कि क्या है। क्या उत्प्रवास और आप्रवास क्या है, समझाए। क्वेश्चन हम आप लोग से पूछ रहा है कि बताइए कि उत्प्रवास और आप्रवास क्या है, इसके बारे में आप जो है समझाइए। हम समझ नहीं पा रहे तो आप लोग भी उससे क्वेश्चन जो बनाते हैं उससे कम नहीं रहिएगा, आप लोग कहिएगा। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे साथ बैठिए, हम आपको बता देते हैं कि आप्रवास क्या होता है। आप्रवास किसी जनसंख्या या कोई व्यक्ति का उस जगह जाकर बसने की प्रक्रिया जहाँ के वह मूल निवासी नहीं है। ऐसा भी सिचुएशन होता है कभी कभी कि हम लोग कहीं दूसरे जगह जाकर बसते हैं। बसने का मतलब कि हमारा मूल निवास कहीं और है, मेरा घर कहीं और है। जैसे हम अपने बारे में बताएं तो मेरा घर अगर बिहार में पड़ता है और हम कोई कारणवश जाके झारखंड में रहने लगे, है ना, तो उस स्थिति में हमारा वहाँ जो है क्या कहलाएगा, आप्रवास कहलाएगा। क्योंकि क्या साफ साफ लिखा हुआ है कि जनसंख्या या कोई भी व्यक्ति उस जगह पर जाकर बस जाए जहाँ पर वह उसका मूल निवास नहीं है। मूल निवास, अब बताइए मेरा जो भी है जन्म से लेके पूरा
पालन पोषण तक अगर मेरा स्टेट में हुआ और हम कहीं दूसरा जगह चल जाएंगे तो उस स्थिति में वो मेरा अप्रवास हो जाएगा, ठीक है। और जो व्यक्ति अपने निवास स्थान को छोड़कर नए स्थान पर जाकर बस जाते हैं वो उसे अप्रवासी कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति अपने जगह से अपने मूल स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर बसते हैं उसे हम अप्रवास कहते हैं, उस जगह को अप्रवास जगह कहा जाता है। और जो व्यक्ति जाकर बसते हैं उस व्यक्ति को अप्रवासी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अप्रवास और अप्रवासी, ठीक है। और दूसरा उत्प्रवास। उत्प्रवास जब कोई व्यक्ति या जनसंख्या अपने निवास स्थान या जन्म स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसने के उद्देश्य से जाता है, इस प्रक्रिया को उत्प्रवास कहते हैं। उत्प्रवास करने वाले व्यक्ति को उत्प्रवासी कहते हैं। देखो यहाँ कह रहा है कि जाकर बस जाता है, और ये क्या बोला कि बसने के उद्देश्य से ही जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे वो काम करने गया, वहाँ वह रहने लगा, वहाँ सुख सुविधा उसे मिलने लगा तो वहाँ वो बस जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ है कि बसने के ही उद्देश्य से जाता है कि नहीं, हम वहाँ जाएंगे तो हमको वहाँ रहना है, हमको वहाँ मतलब कि वहाँ ही अपना पूरा सेटलमेंट कर लेना है। अगर ऐसा सोच कर कोई जाता है तो उस स्थिति में हम उसे क्या कहेंगे, उस स्थिति में उसे हम उत्प्रवास कहते हैं। और वैसा व्यक्ति जो बसने के उद्देश्य से जाता है उसे हम उत्प्रवासी कहते हैं, ठीक है। उत्प्रवासी यहाँ क्या लिखा है, मूल अथवा जन्म स्थान को छोड़ने की प्रक्रिया उत्प्रवास और नया जगह जाने की प्रक्रिया को अप्रवास कहते हैं। मूल स्थान को अगर छोड़ रहे हैं, जहाँ हमारा घर है हम अगर उसको छोड़ रहे हैं तो वो उत्प्रवास कहलाएगा। और जिस नए स्थान पर जा रहे हैं उसको हम क्या कहलाएंगे, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, अप्रवास कहेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप लोग याद कर लिए होंगे या फिर अपने नोटबुक में उतार लिए होंगे, और इसको जो है बार बार आप रिवीजन कीजिएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, उत्प्रवास और अप्रवास था, है ना, यानी कि छोड़ कर जाना और वहाँ बसना। एक हुआ बसने के उद्देश्य से जाना, ज़्यादा कुछ तो था नहीं। इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारण को उल्लेख कीजिए। उसके बारे में देखिए, उल्लेख कीजिए, वर्णन कीजिए, है ना, उसके बारे में समझाइए, उसके बारे में लिखिए। अगर सारे चीज़ों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। भौगोलिक कारक के बारे में हम आगे देखते हैं। पहला है मिट्टी की उर्वरक शक्ति। जनसंख्या वहाँ बसना पसंद करती है जहाँ खाद्य पदार्थ मतलब खाने पीने योग्य पदार्थ, जहाँ खाद्य पदार्थ जैसे सब्जी, दाल, चावल आदि का उत्पादन अधिक होता है। कोई भी जनसंख्या आप देखिएगा कि वैसा जगह का जनसंख्या घनत्व वो ज़्यादा होगा जहाँ का जमीन क्या होगा, उपजाऊ होता है ना, और जहाँ सारे चीज़ों का व्यवस्था सही तरीके से। ऐसा कभी आप सुने हैं कि बंजर भूमि में पूरा एकदम घना घोर जनसंख्या, ऐसा कभी होता है नहीं, क्योंकि बंजर भूमि में फसल नहीं होंगे, लोग खाएंगे नहीं, भूखमरी हो जाएगा। फिर वहाँ के लोग क्या करेंगे, प्रवासी मजदूर बनेंगे, दूसरा जगह जाएंगे, है ना, उत्प्रवास करेंगे। तो जनसंख्या वहाँ मतलब कि पसंद करती है बसना जहाँ पर हमारे लिए खाद्य पदार्थ की व्यवस्था हो, यानी कि खाने पीने वाली चीज़ों की उपज हो, जैसे दाल, चावल, गेहूँ, सब्जी, ये सब चीज़ें अधिक होती हो, तथा खाद्यान्न उत्पादन वहाँ अधिक होता है। खाने पीने वाले चीज़ों का उत्पादन अधिक होता है। जहाँ मिट्टी की उर्वरक शक्ति अधिक होती है, मिट्टी की कहीं पर आप कहीं मिट्टी का भी बाबू अलग अलग क्वालिटी होता है। हर जगह की मिट्टी की उर्वरक शक्ति अलग अलग होता है ना। कहीं पर जैसे जलोढ़ मिट्टी भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो कुछ मिट्टियाँ ऐसी होती है जहाँ उपज बहुत कम होता है, और कुछ मिट्टी में उपज बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अथवा मृदा कृषि करने योग्य होती है, इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक जनसंख्या बसती है। जहाँ की मिट्टी उपजाऊ और दोमट मिट्टी, ये मिट्टी का प्रकार है, नाम है उसका दोमट मिट्टी, ठीक है। जहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो, दोमट मिट्टी हो, वहाँ जनसंख्या अधिक बसती है, और यहाँ मृदा गहन कृषि का आधार बन जाती है। मतलब कि जहाँ दोमट मिट्टी होती है ना, वहाँ समझिए कि
एक प्रकार से वहाँ कृषि का, वह जमीन जो है कृषि का आधार बन जाता है। वहाँ कृषि जो है बहुत होता है, कृषि वहाँ क्या होता है, बहुत होता है। दूसरा है जलवायु। यहाँ भौगोलिक कारक हम पढ़ रहे थे, ध्यान दीजिएगा। भौगोलिक कारक में मेरा पहला पॉइंट, आप लोग भी एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है। एग्जाम में सेम ऐसे ही आप लोगों को लिखना है, पॉइंट वाइज पॉइंट, ठीक है। अब पहला में हम मिट्टी का उर्वरक शक्ति लिख लिए, मतलब ये हुआ कि जहाँ का मिट्टी जो है बढ़िया हो। दूसरा हम पढ़ेंगे जलवायु। जलवायु जहाँ अति उष्ण अथवा ठंड मरुस्थलों का विषम जलवायु मानवों को बचने के लिए असुविधाजनक होती है। जहाँ की जलवायु मानव के लिए अनुकूल होती है, ध्यान दीजिएगा। वैसा जगह जहाँ का जलवायु मानव के लिए अनुकूल होती है, मतलब जैसा लोग चाहते हैं वैसा ही जलवायु होना, वैसा ही वहाँ का मौसम होना। अब बताइए, हम लोग नॉर्मल मौसम में रहने वाले, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा बरसात होता है। अब यही बिहारी लोग अगर चल जाएंगे जम्मू कश्मीर, सपोज ऐसे सोचिए कि जम्मू कश्मीर चल जाएंगे तो उनका बॉडी पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, जबकि जम्मू कश्मीर वाले को वहाँ की ठंडा का कोई भी उतना खास असर नहीं पड़ता है। तो अति उष्ण अथवा अति ठंडा मरुस्थल के विषम मानव को बचने के लिए असुविधाजनक होती है। अगर आपके हिसाब से नहीं रहेगा तो वह क्या हो जाएगा, असुविधाजनक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मानव के अनुकूल मौसम रहेगा तो क्या होगा, मानव वहाँ बसने में उसे सुविधा मिलेगी और वहाँ जनसंख्या अधिक हो जाएगा। वहाँ मानव अत्यधिक बसना पसंद करती है। जहाँ क्या होता है, मौसम यानी जलवायु उसके अनुकूल होता है, वहाँ जनसंख्या अधिक बसना पसंद करेगी, ठीक है। जैसे गर्मी के दिनों में मानव ठंडे स्थानों पर बसना। गर्मी के दिनों में क्या लोग चाहते हैं कि ठंडा स्थान मिले, और ठंडा के दिन में गर्मी का जगह मिले। बरसात के दिन ठीक है, नॉर्मल, बरसात में लोग सूखी जगह खोजता है। मतलब मनुष्य के ऐसा प्राणी है ना, जो जैसा मौसम रहेगा ना थोड़ा सा ज़्यादा तो उसके अपोजिट खोजने लगेगा। अब जैसे ठंडा दिन अधिक कोहरा पड़ने लगा तो लोग को लगेगा ओह गर्मी का मौसम आ जाता है तो कितना बेहतर होता है, और जब ठंडा मौसम आता है तो लगता है ठंडा का मौसम आ जाए तो कितना बेहतर होगा, ऐसा सोचते हैं लोग। यानी कि जहाँ का जलवायु मतलब कि मानव के अनुकूल होता है उस स्थान पर जो है मानव बसना अधिक पसंद करते हैं। सर्दी के दिन में गर्मी वाले स्थान पर और गर्मी के दिन में सर्दी वाले स्थान पर, ठीक है। यहाँ भूमि की आकृति, दो रीजन हम पढ़े। पहला क्या था, भूमि का यानी मृदा का उपजाऊ, दूसरा है जलवायु उसके अनुकूल, और तीसरा है भूमि की आकृति। भूमि की आकृति भी जनसंख्या पर बहुत प्रभाव डालती है कि उसका आकृति कैसा है। ध्यान दीजिएगा, भूमि की आकृति, समतल मैदान खेती करने के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। अब बताइए, मिट्टी उपजाऊ रहा, ठीक है, लेकिन समतल नहीं रहा, एक यहाँ पर है तो दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है। अब इस स्थिति में हम लोग खेती सही तरीके से कर पाएंगे नहीं। तो जनसंख्या घनत्व मतलब जनसंख्या अधिक होने के लिए यह भी मेन कारक में से आता है कि भूमि की आकृति। पहले नंबर समतल होना चाहिए। कैसा समतल का मतलब समझते हैं, प्लेन बराबर, है ना, समतल होनी चाहिए, और तथा आवास निर्माण के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। आवास मतलब घर वगैरह बनाने के लिए भी सही होनी चाहिए। इसलिए लोग समतल मैदान और मंद ढालों पर बसने को अधिक वरीयता देते हैं, है ना। समतल मैदान में बसना बेहद पसंद करते हैं कौन, मनुष्य लोग, ठीक है। वेट कीजिएगा, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो मनुष्य मतलब लोग उस जगह पे जनसंख्या अधिक रहेगी जहाँ के मैदान समतल हो और जहाँ पे मंद ढाल स्लो हो, ठीक है। ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योग की स्थापना के लिए तथा गृह निर्माण के लिए क्या हो, अनुकूल हो। गृह निर्माण के लिए क्या हो, अनुकूल हो, ठीक है। तो भूमि की आकृति का मतलब समझ गए, भूमि की आकृति भी बेहद जरूरी है जनसंख्या के लिए, ठीक है। तीसरा है क्या,
जल पूर्ति मनुष्य की जैविक आवश्यकताओं में जल का स्थान भोजन से भी पहले, यानी कि जितना जरूरी आपके लिए भोजन है, ध्यान से समझिएगा, जितना जरूरी आपके लिए भोजन है उससे कई गुना जरूरी आपके लिए जल है। वही बात को यहाँ पर लिखा गया है कि मनुष्य की जैविक आवश्यकताओं में जल का स्थान भोजन से भी पहले है, भोजन से भी पहले, ठीक है। यद्यपि सामान्यतः जल भोजन के साथ ही सम्मिलित कर दिया जाता है। जल की आवश्यकता मुख्यतः 3 प्रकार की होती है जो निम्नलिखित है। क्या क्या होती है जल की आवश्यकता, यहाँ पढ़े, ठीक है। पहला, घरेलू आवश्यकताओं के लिए जल पूर्ति। अब घर में लोग रहते हैं, घर में क्या क्या कहाँ कहाँ पानी की ज़रूरत है आप लोग भी बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। ऐसा तो कोई नहीं होंगे कि जो पानी के बिना जी रहे होंगे या पानी को नहीं जानते होंगे। पानी के बिना समझिए कि अधूरा है, जीवन अधूरा है। खाना से भी पहले पानी का स्थान दिया गया है, ठीक है। दूसरा, औद्योगिक कार्यों के लिए। अब जहाँ पानी नहीं रहेगा क्या लगता है आपको कि औद्योगिक कार्य संपन्न हो पाएंगे? वहाँ पर इंडस्ट्रीज रहता नहीं रहता, क्योंकि वहाँ भी जल की ज़रूरत होती है। तीसरा, सिंचाई के लिए। अब सही बात है, किसान जो है, किसान क्या जल को जो है विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। वैसा खेत उपजाऊ होता है जहाँ जल की सुविधा बेहतर होती है। जल पूर्ति अतः जिन प्रदेशों में जल की पूर्ति की सुविधाएं होती है उनमें वो आबादी होती है, मतलब वहाँ आबादी बहुत होती है, ठीक है। समुद्र तटीय पेटियां और नदियों के मैदानों में सघन आबादी होती है, मतलब वहाँ जो है ना, सघन का मतलब कहे तो गाढ़ा है ना, वहाँ आबादी अगर जनसंख्या घनत्व वहाँ देखेंगे ना तो बहुत एकदम क्लोजली होगा, है ना। इसके प्रमुख उदाहरण को भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या उदाहरण है ना, जो इसमें अभी फिलहाल नहीं दिया गया। यहीं तक हम लोगों को लिखना है। ये क्वेश्चन देख रहे हैं, थोड़ा सा जो है लॉन्ग टाइप के है, जनसंख्या वितरण के बारे में तो इसको विशेष रूप से आप लोग कम से कम 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से? जनसंख्या परिवर्तन कैसे होता नहीं होता, इसके घटक, इसके कारक पूछ रहे हैं हम लोगों से। जनसंख्या परिवर्तन के घटक जो है, पहला, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं। पहला, जन्म, मृत्यु और प्रवास। प्रवास के बारे में आप लोग पहले ही जान चुके हैं कि प्रवास क्या होता है। मतलब कि यहाँ से लोग दूसरे जगह जाना, ठीक है। यहाँ के लोग दूसरे जगह जाना क्या कहलाएगा? प्रवास कहलाएगा। जन्म अब देखिए क्या होता है कि जन्म का दर अगर अधिक होगा तो श्योर है कि जनसंख्या अधिक होगी। मृत्यु अगर कम जाएगा तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, और मृत्यु का दर अगर बढ़ गया तो जनसंख्या कम जाएगी, ठीक है। पहला, प्रवास। देखिए, प्रवास होने से जनसंख्या ना तो कमता है ना बढ़ता है। इसमें क्या होता है कि जो यहाँ का जनसंख्या है वो दूसरे जगह काउंट होने लगता है, जो दूसरे जगह की जनसंख्या वो यहाँ काउंट होने लगता है, ठीक है। पहला हम लोग जानेंगे प्रवास क्या होता है। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वह प्रवास कहलाता है। हम लोग शुरू से ही पढ़ चुके हैं कि प्रवास क्या है। मतलब कि लोग जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? प्रवास कहा जाता है। वो रीजन कुछ भी रीजन हो सकता है, जाने का, मजदूरी या कमाने के लिए, कि कोई भी रीजन से लोग जो है यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। दूसरा है मृत्यु। किसी क्षेत्र का मृत्यु दर भी उस क्षेत्र का जनसंख्या में परिवर्तन लाता है। सही बात है। अब एकाएक भूकंप आ जाए, ठीक, लोग सारे के सारे निपट ले, मतलब चले जाए भगवान के पास, तो आप कह सकते हैं ना कि वहाँ की जनसंख्या कमा है या वहाँ की जनसंख्या एकदम पूरा का पूरा सफा हो गया है। आप ऐसा मानिएगा या नहीं मानिएगा? मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद है अगला है जन्म, है ना। क्या है? जन्म मतलब जन्म में यह प्रजनन क्षमता से संबंधित है। अब लोग जितने प्रजनन करेंगे उतना उस पर जो है जनसंख्या डिपेंड करेगी, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। जनांकीय संक्रमण
का उल्लेख करें। जनांकीय संक्रमण का उल्लेख जो है करने को यह क्वेश्चन हम लोग से कह रहा है। तो आइए इसको जो है हम लोग एक बार में निपटा लेते हैं कि जनांकीय संक्रमण क्या है। ठीक है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, ये सिद्धांत को मूल रूप से सबसे पहले 1929 में W.S. थॉमसन नामक अमेरिकन जनांकीयविद ने दिया था। कौन? जिनका नाम था W.S. थॉमसन। ठीक है, W.S. थॉमसन जो थे वह जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को दिए थे। कब? 1929 में। ठीक है, इनका ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिकन थे। ठीक है, जिसे बाद में वर्ष 1945 में FW यानी कि नोडेस्टिन ने संशोधित कर प्रस्तुत किया। इसको प्रस्तुत ये जो है दिए थे, लेकिन प्रस्तुत ये नहीं किए थे। ठीक है, अब जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रयोग किसी विशेष क्षेत्र के जनसंख्या वर्णन और भविष्य की जनसंख्या के पूर्व अनुमान के लिए किया जाता है। मतलब कि किसी भी क्षेत्र का जनसंख्या, जो भविष्य में क्या जनसंख्या होगा क्या नहीं होगा, इन सारी चीज़ों का जो है अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, जनांकीय संक्रमण के 3 अवस्थाएं हैं। क्या? प्रथम अवस्था, इस अवस्था में महत्वपूर्ण पक्ष रहता है। पक्ष यह है कि इसमें उच्च जन्म दर तथा मृत्यु दर होता है। इसमें प्रथम अवस्था में जो जनांकीय संक्रमण के 3 अवस्था, उसमें प्रथम अवस्था में क्या होता है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं। ठीक है, जनांकीय संक्रमण के इसी अवस्था में थे। ठीक है, यहाँ पढ़िएगा 200 साल पहले विश्व के सभी देश जो है इसी संक्रमण में थे। कौन? जनांकीय संक्रमण में। मतलब कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च था। ध्यान से समझिए। अगला था क्या? इस जनसंख्या में क्या होता है कि प्रजननशीलता और मृत्युता अधिक होती है, जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? धीमी होती है। महामारी के कारण जनसंख्या में कमी भी आती है। जनसंख्या वृद्धि भी होती है धीमी, और धीमी क्यों होती है? तो महामारी की वजह से क्या होता है कि जनसंख्या में कमी आ जाती है। अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न होती है। मतलब जो भी जनसंख्या रहती है वो कृषि कार्य में, मतलब ज़्यादा घुल मिल के कृषि कार्य ही ज़्यादा करते हैं, व्यवसाय उतना नहीं होता है। अधिकांश जनसंख्या क्या होता है? कृषि कार्यों में संलग्न रहते हैं। जनसंख्या अशिक्षित होती है। अब देखिए, एक बात आप भी गौर कीजिएगा कि जिस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक होती है ना, वहाँ अशिक्षित वाली जो है प्रॉब्लम हो ही जाती है। क्योंकि शिक्षा होने के लिए आपके पास इनकम होना बेहद ज़रूरी है, और कृषि में अगर आप संलग्न हैं तो आपके पास इनकम बहुत कम होगा, तथा उनकी जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। जीवन का जो प्रत्याशा होती है वह निम्न होती है, मतलब नीचे होती है। दूसरा में पढ़ेंगे द्वितीय अवस्था। ये हम लोग जो है पहला अवस्था पढ़ रहे थे। ठीक है, दूसरा है द्वितीय अवस्था। इस अवस्था में मृत्यु दर की अपेक्षा, मृत्यु दर में जन्म की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब लोग जो है टपकते ज़्यादा हैं, पैदा होने से ज़्यादा टपकते हैं। मतलब कि उनका जो है मृत्यु दर अधिक होती है जन्म की अपेक्षा, अधिक तेजी से गिरावट होती है। शुरुआत में प्रजननशीलता उच्च होती है। शुरुआत में जो प्रजननशीलता होती है, मतलब जन्म का दर उच्च होती है, किंतु समय गुजरने के साथ साथ घटने लगती है। स्वास्थ्य में सुधार, मृत्युता में कमी आने लगती है। जनसंख्या का शुद्ध योग उच्च होता है। जो जनसंख्या का योग होता है वो, यानी कि जनसंख्या में इसमें जो है उच्च क्वालिटी होती है, मतलब वृद्धि होती है। ठीक है, अब तृतीय अवस्था को देखते हैं। तृतीय अवस्था, इस अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर दोनों की तीव्र गति से गिरावट आ जाती है। मतलब कि जनसंख्या और जन्म और मृत्यु दोनों में क्या आती है? गिरावट आ जाती है, मतलब दोनों में कमी आ जाती है।
जिससे जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या उसमें मंद गति से वृद्धि होती है, मतलब धीरे धीरे क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में जनसंख्या बढ़ोतरी तथा ह्रास, मतलब जनसंख्या में कमी और वृद्धि। जनसंख्या में ह्रास का मतलब होता है कमी और बढ़ोतरी का मतलब होता है वृद्धि। इन सब परिणामों के बारे में, परिणाम में इसका क्या वृद्धि होता है क्या कमी होता है, इसके बारे में चर्चा करने को कह रहा है। तो आप लोग ऐसा नहीं कि एग्जाम में बोल देगा चर्चा कीजिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, 2-4 दोस्त बैठ कर गप करने लगेगा क्या होता है क्या होता है, ऐसा नहीं करना। लिख कर मतलब मांग रहा है कि आप लिख ही दीजिए। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग कि जनसंख्या में बढ़ोतरी और ह्रास का क्या रीजन है, क्या परिणाम है। तो पहला है जन्म, मृत्यु और प्रवास जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक है। यह तीन जो है मेन कारक है किसके, जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या कमी के, यानी कि जनसंख्या में जो परिवर्तन होती है उसका ये लोग मुख्य रूप से 3 ही कारक है। पहला जन्म, अब देखिए जन्म अधिक होगा जनसंख्या अधिक होगा, जन्म कम होगा जनसंख्या कम होगा, मृत्यु अधिक होगा जनसंख्या में कमी होगी, मृत्यु कम होगा जनसंख्या में वृद्धि होगी। प्रवास करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ की जनसंख्या दूसरे जगह की जनसंख्या में कम होगा। ठीक है, विकासशील अर्थव्यवस्था की जनसंख्या में थोड़ी सी वृद्धि भी अवांछनीय है, जबकि एक विकसित अर्थव्यवस्था में भी एक स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है। देखिए जो विकासशील है वहाँ अगर जनसंख्या अधिक है वो समझिए कि एक प्रकार से है वह समस्या उत्पन्न करेगी, लेकिन वैसा देश जो विकसित हो चुका वहाँ भी अगर जनसंख्या अधिक हो जाएगी ना तो वह भी समस्याओं को उत्पन्न कर सकती है। बढ़ती हुई जनसंख्या भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक प्रभाव डालती है। अब जनसंख्या बढ़ रही है, सपोज आप इसको जो है अपने ऊपर लेकर सोचिए कि अगर आपके पिताजी पहले 1 भाई थे और अब जो है 3 भाई में जो है बट गए, तो बताइए जमीन अगर आपके पास 20 बीघा है तो उसमें आप डिवाइड हो गया तो कम हो गया ना, तो इस पर जो है जमीन पर बेहद प्रभाव डालती है और प्राकृतिक संसाधनों पर भी। ठीक है, कई स्थानों पर स्वच्छ जल की अभी से समस्या उत्पन्न होने लगी। सही बात है, जल अभी से ही जो है समस्या का रूप लेने लगी। अगर आप जल को जो है बर्बाद कीजिएगा, जल समझिए कि जल अगर आप सही तरीके से उसका उपयोग नहीं कीजिएगा तो यह बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर देगी। वनों को ह्रास हो रहा है, वन की कटाई हो रही है ना। जहाँ पर पहले बहुत सारे जंगल थे वहाँ धीरे धीरे अब सारे जंगलों को काट दिया जा रहा है। क्यों काट दिया जा रहा है, रीजन समझिएगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, खेत की कमी हो रही है। लोग जो ऑलरेडी कृषि पर डिपेंड है उन्हें खेती करने के लिए ज़मीन नहीं मिल रहा, तो वह क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे जो है वह काटने लगे हैं पेड़ पौधे को, जंगलों को काट कर वह कृषि योग्य भूमि बनाने लगे। तो इस प्रकार से जो है वनों में ह्रास आ रहा है। मिट्टी का अपरदन की समस्या हो रही है, मिट्टी में बहाव की समस्या उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार जो है जनसंख्या वृद्धि का निम्न परिणाम होते हैं। पहला आवास और सामाजिक सुविधाओं में कमी। अगर जनसंख्या वृद्धि होगा तो पहला नंबर आपको आवास और सामाजिक सुविधा नहीं मिल पाएंगे, आवास में भी प्रॉब्लम होगा और सामाजिक सुविधाएं में भी आपको जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है बेरोजगारी। बेरोजगारी को तो मत पूछिए, जनसंख्या बढ़ेगा तो बेरोजगारी का प्रकोप जो है आपके समझिए कि आपके कुंडली में एकदम शनि ग्रह की तरह छेक लेगा। समझ रहे हैं ना, बेरोजगारी बहुत बुरी चीज़ है। बेरोजगार जो लोग हैं उनसे आप कभी जाकर पूछिए कि क्या गुजरता है उनके ऊपर जब उनके पास उनके पैकेट में पैसे नहीं रहते हैं। तीसरा है रहन सहन का निम्न स्तर, गरीबी और कुपोषण। जनसंख्या अधिक होगा तो ये सब एकदम जरूरी होना ही होना, इसमें नो डाउट। गरीबी, रहन सहन, आप उतना फैसिलिटी में नहीं रह पाइएगा। अगर आपको मतलब खाने के लिए नॉर्मल चीज़ अगर रोटी मिल रहा है तो रोटी, चावल मिल रहा है तो चावल, रहन सहन खाने पीने का जो स्तर निम्न रहेगा। संसाधन का दुरुपयोग, फिर औद्योगिक क्षेत्र का धीमी विकास। जो भी औद्योगिक क्षेत्र है इन सब का विकास उतना तेज से नहीं हो पाएगा, ये सब का विकास क्या होगा, धीमे, मतलब इन लोग का विकास में
विकास की गति में क्या हो जाएगी, धीमी गति आ जाएगी। फिर अशिक्षा और रूढ़िवादिता, जनसंख्या अधिक बढ़ेगा तो शिक्षा का दर समझिए तो धीरे धीरे कम जाएगा। जैसे बिहार में जनसंख्या अधिक है, शिक्षा का दर क्या है, कम है। उन राज्यों पर नजर डालिए जहाँ जनसंख्या कम है, देखिए वहाँ का शिक्षा दर अधिक है। क्यों, उसका रीजन है क्योंकि शिक्षा जो है ना, इसमें भी आपको पूंजी लगता है ना, पूंजी लगता है। पढ़ने में आप लोग भी अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें भी पैसों की ज़रूरत होती है, मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ तो ज़रूर होता है। और ज़्यादा जनसंख्या होता है जिसकी वजह से थोड़े मोड़े पैसे भी लोग नहीं भुगतान कर पाते हैं। दूसरा, बाल श्रम और बाल शोषण। अगर जनसंख्या अधिक रहेगा तो बाल श्रम भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर एक दंपति के 4 या 8 बच्चे रहेंगे, उस स्थिति में क्या होता है कि बच्चे को मजबूर कर दिया जाता है छोटे से, क्योंकि 2 व्यक्ति मिलकर 8 बच्चे का खाना पीना समझ रहे हैं ना पूरा करना, तो उस स्थिति में छोटे छोटे बच्चों को भी काम करना पड़ता है। दूसरा, अपराधों में वृद्धि। सही बात है, पहले आप लोग अपने दादा परदादा से पूछिएगा, जब जनसंख्या अधिक थी तो अगर कोई 4 भाई है ना तो ओकरा में से 3 को जो है अपराधी बनता था, एक को है जो ईमानदार रहता था, सिर्फ एक सिंगल पीस ईमानदार बनता था, बाकी 4 को मार्गधार में रहता था पूरा। फिर है नैतिक मूल्यों का पतन। नैतिक मूल्यों का क्या पतन, सामाजिक तनाव में वृद्धि और पारिस्थितिक असंतुलन। समझ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग जो है बेहतर तरीके से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग चलते हैं कि क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बताएं। ये क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी के बुक से दिया गया है, यानी कि यह जो है एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा बढ़िया से देख लीजिएगा। जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर निम्नलिखित है, वो क्या है, आप भी ऐसे पॉइंट बना के लिखिएगा, ठीक है। पॉइंट बना के आप लोग को भी लिखना है जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो। पहला है क्या, जन्म दर के बारे में, यानी कि एक वर्ष में जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों पर किसी देश के में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, प्रति 1000 व्यक्तियों पर किसी देश में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या। जो बच्चा तो कभी कभी क्या होता है कि कोई बच्चा जन्म तो ले लेता है, लेकिन वह कुछ देर या कुछ दिन में, मतलब कम टाइम में, वह क्या होता है कि हो सकता है वो कोई कारणवश वह डेथ हो जाए, ठीक है। तो जब उस स्थिति में वह बच्चा की मृत्यु हो जाती है तब हम उसे काउंट नहीं करते हैं, जीवित बच्चों को ही यहाँ पर हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो 1000 जनसंख्या पर जो जीवित बच्चों की संख्या होती है उसे हम जन्म दर कहते हैं, ठीक। दूसरा, किसी देश की जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन के लिए जन्म दर उपयोगी है। जनसंख्या वृद्धि के लिए वहाँ का जन्म दर क्या है, कितना है, यह बहुत उपयोगी है, ठीक। तीसरा, जन्म दर में तीव्र गिरावट से जीवन प्रत्याशा में गिरावट आ जाती है। जन्म दर में अगर गिरावट है तो जीवन प्रत्याशा में भी क्या होगी, गिरावट होगी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं हम लोग कि क्या है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, किसी देश की जनसंख्या तीव्रगामी से बढ़ने पर वहाँ के आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। वहाँ के जो आर्थिक परिस्थिति होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में बताना हम लोगों को। यानी कि किसी देश की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। सही बात है। देखिए, इसमें अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो आपको बेरोजगारी निश्चित है, अशिक्षा मतलब शिक्षा की समस्याएं हो जाएगी, आपके लिए रहने सहने का दर जो है निम्न हो जाएगा, ठीक है। आप प्रवास करने पर मजबूर हो जाइएगा। ये सब जो है जनसंख्या अगर किसी देश का तीव्रगामी होता है, मतलब तेजी से बढ़ता है, ऐसा जो है प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। पहले बढ़िएगा भोजन की समस्या। अगर जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण भोज्य पदार्थों की आवश्यकताओं की पूर्ति कठिन हो जाती है। यानी कि जो खाने पीने की चीज़ें होती है उसका पूर्ति करना बड़ा कठिन हो जाता है। अभी हम जस्ट इसके थोड़ी देर पहले बोले कि अगर एक माता पिता के अगर 4 या 8 संतान रहते हैं तो उस स्थिति में जो है माता पिता 8 को बैठकर खिलाने में जो है मजबूर रहते हैं उनसे काम कराने में, क्योंकि बैठ कर खिलाने में बहुत कठिनाइयाँ होती है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ खाना ही तो नहीं है, कपड़े भी लेने हैं, घर की पूरा
मतलब कि व्यवस्थाएं देख कर चल रहे हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि लोगों को खाने पीने की समस्या हो जाएगी कब, अगर जनसंख्या अधिक रहेगी तब। दूसरा क्या है, आवास की समस्या। जनसंख्या अधिक रहेगी तो जनसंख्या की वृद्धि के कारण जो है निवास स्थानों में कमी हो जाती है। अब मान लिया जाए, सपोज हम देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यही ये जो भी है एरिया उदाहरण है, ध्यान से समझिएगा। इसमें अगर इसमें किसी एक व्यक्ति का यह घर है, ठीक। अब इसमें इसके 3 बेटे हो गए, इसमें कमी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और फिर ये 3 को अगर 3 हो गए तो फिर यहाँ कमी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो जनसंख्या अधिक होने से आवास की समस्या भी होती है। लाखों लोग झुग्गी तथा झोपड़ियों में निवास करने में विवश हो जाते हैं, लोग मजबूर हो जाते हैं, है ना। अब बताइए, इसमें 3 हो गया, ठीक है। अगर इससे भी और अधिक हो गया तो क्या हो जाएगा, लोग जो है मजबूर हो जाएंगे, झुग्गी झोपड़ियों में रहने को जाएंगे, दूसरा जगह देखेंगे जहाँ खाली जगह रहेगा, वहीं वह किसी तरह से अपना जो है निवास स्थान बनाएंगे और रहने लगेंगे। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि जनसंख्या अधिक होने से क्या क्या होता है। और अभी रीजन है बाबू, इतना ही नहीं, जनसंख्या अधिक बढ़ने से बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद है बेरोजगारी। तीसरा, बेरोजगारी। जनसंख्या अधिक रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या की वृद्धि के कारण बेरोजगारी एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आ जाती है। जनसंख्या अधिक रहेगा, भूखमरी रहेगा, निवास स्थान की कमी रहेगी, बेरोजगारी का समस्या एकदम आपको जो है तंग कर देगा, है ना। बेरोजगारी की समस्या सामने आ जाती है। आर्थिक विकास कम होने पर रोजगार का अवसर कम हो जाते हैं और बेरोजगार की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अभी यही स्थिति में जो है बिहार समझिए कि गिर चुका है। बिहार में भी बेरोजगार का मत पूछिए, हम पहले ही बोल चुके हैं कि इसमें जो है लगभग 70 से 75% बिहार के जो लोग हैं, युवा हैं, वह बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। निम्न जीवन दर स्तर। अधिक जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति आय भी कम हो जाती है, इसलिए जीवन का स्तर गिर जाता है। प्रति व्यक्ति आय की कमी कब हो जाती है, जब जनसंख्या अधिक बढ़ जाए, जनसंख्या का दर बढ़ जाता है तो प्रति व्यक्ति आय में क्या हो जाती है, गिरावट हो जाती है, यानी कि इसका स्तर जो है वह गिर जाता है। जनसंख्या का वृद्धि पर अधिक दबाव। जनसंख्या बढ़ने के कारण खाद्यान्न की आवश्यकता का क्या होता है, पूर्ति के लिए कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है। देखिए, अगर जनसंख्या अधिक है ना, तो उस स्थिति में लोग मजबूर हो जाते हैं, उनके पास जो है एक ही साधन बनता है कि हम क्यों ना कृषि करें और अपना जो है जीवन को मतलब सुचारू ढंग से चलाए, खाने पीने की व्यवस्था का जुगाड़ इसी से करें, है ना। लोग जो है विवश हो जाते हैं क्या करने के लिए, कृषि करने के लिए, है ना। बचत में कमी। जनसंख्या अधिक रहेगा तो आपको बचेगा नहीं। जैसे आपके घर में अगर 5 बच्चे हैं और आपके पास 10 टॉफियाँ हैं, ठीक है, 10 टॉफी है, इसमें 5 को दे दीजिएगा एक टॉफी, तो आपके पास 5 टॉफी बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 15 बच्चे हैं तो क्या आपके पास जो है बचत होगी, नहीं होगी, और आपको कमी हो जाएगी। तो जनसंख्या अधिक रहने पर क्या होता है, जनसंख्या अधिक रहने पर जो है बचत में कमी हो जाती है। जैसे ध्यान से पढ़िएगा कि जनसंख्या की वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। अब जनसंख्या में वृद्धि है और वस्तु में कमी है, तो उस स्थिति में वस्तु की कीमत बढ़ जाती है ना। जनसंख्या अधिक रहने के कारण कीमतें बढ़ जाती है तथा बचत कम होती है। कम बचत होने के कारण लोगों को शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं कम मिल पाती है। समझ में आया? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब कि यह आपके लिए एकदम भी आई था, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कि बेरोजगारी जनसंख्या की वृद्धि के कारण क्या क्या होता है। ठीक, इसका कारक पूछ रहा था ना, किसी जनसंख्या तेजी से बढ़ने पर क्या क्या होता है, आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक, तो आज इतना आप लोग जो है याद कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप जो है इसको पर डे रिवीजन करें। और अगर आप कॉपी में नहीं उतारते हैं तो इसको कम से कम ये वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा। जितना अधिक बार देखिएगा और उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। और इस तरीके से याद कीजिएगा कि आपका जो है यह बोर्ड एग्जाम तक अच्छी तरीके से याद रह सके।